फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स का फंक्शन आज हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। सभी को गुड इवनिंग भाई, है ना। दो वेरिएबल का फंक्शन यानी कि एफ एक्स वाई, इस तरीके का फंक्शन आज हम इसकी थोड़ी सी बात करेंगे, इसकी लिमिट और कॉन्टिन्यूटी देखेंगे, है ना। यानी कि एडवांस कैलकुलस हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। यानी कि इस तरीके का जो फंक्शन होगा उसके पास क्या होगा, उसके पास इनपुट में एक क्या जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर जाएगा, है ना। उसके पास क्या जाएगा, इनपुट में ऑर्डर्ड पेयर जाएगा। तो इसका जो इनपुट होगा वो क्या होगा, एक्स वाई टाइप का एलिमेंट होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा। इसके इनपुट में क्या जाएगा, तुम्हारा एक्स वाई टाइप का ऑर्डर्ड पेयर जाएगा, समझ रहे हो। अब ये एक्स वाई टाइप का ऑर्डर्ड पेयर है कहाँ पे, तो एक्स वाई टाइप का ऑर्डर्ड पेयर समझने से पहले सभी को गुड इवनिंग, रितु अंजुल, है ना, सभी को गुड इवनिंग। रितु 20 बार गुड इवनिंग लिखती है, एक ही बार लिख दिया करो रितु। तो अब बात ये आती है कि ये एक्स वाई टाइप का ऑर्डर्ड पेयर आएगा कहाँ से, तो पहले ये चीज समझते हैं थोड़ी सी ना। हमने अभी तक रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं और रियल वैल्यूड फंक्शन ही हमें पढ़ने हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, जो रियल आउटपुट देते हैं। तो जैसे हमने वन वेरिएबल का जो फंक्शन पढ़ा था वो था एक्स। अगर मैं वहां पे देखूं तो हमारा वेरिएबल क्या था, वेरिएबल जो था या इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाए वो एक्स था। तो ये एक्स कहाँ से आ रहा था, ये दिखने में कैसा था। 11 12 से तो हम बाहर चले गए विशाल, पीपीएससी के लिए मैंने वीओडी डला दिया ना विशाल, एक बार वो देख लो, उसके अंदर 11 12 का सारा सिलेबस है ना। जिस बच्चे को नहीं पता है, वीओडी अपलोड हो गई है सारी की सारी बैच की, तो उससे पढ़ लो, है ना, जिनको बाकी तैयारी करनी है। रेनू गुड इवनिंग। तो ये जो एक्स है ये कहाँ से आता है, ये एक्स तुम्हारा रियल नंबर से बिलोंग करता है मान लो। तो अभी तक वन वेरिएबल के अंदर जो हमारी डोमेन थी, वन वेरिएबल तक की जो अभी तक हमारी डोमेन थी, वो वन वेरिएबल की डोमेन क्या थी, वो रियल लाइन थी। वो क्या थी, एक लाइन से इनपुट डाल रहे थे तुम क्या कर रहे थे, एक लाइन से फंक्शन की डोमेन निकाल रहे थे, है ना। इस लाइन के ऊपर ही तो हम फंक्शन की डोमेन निकाल रहे थे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का हम इस तरीके का नंबर इसके अंदर पुट कर रहे थे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के अंदर, है ना। अगर मेरा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हो जाए, अगर मैं किसकी बात करूं, एफ एक्स वाई की अगर मैं बात करूं, तो एफ एक्स वाई के अंदर अब सिर्फ एक्स नहीं है, एक्स के साथ साथ वाई भी है ना। कौन है, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर इस फंक्शन के अंदर क्या जाएगा, इनपुट में जाएगा, डोमेन में जाएगा। अब ये एक्स वाई पॉइंट कहां मिलेगा, इसमें सिर्फ एक्स 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 वाली रियल लाइन से काम नहीं चलेगा, इसको क्या एक चाहिए, इसको एक वाई वाली लाइन भी चाहिए जहां से तुम वाई वाला ऑर्डर्ड पेयर भी रख सको। यानी कि अगर हम देखें तो ये जो फंक्शन है ना, इसकी जो डोमेन होगी, इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो एक प्लेन में से आएगी, समझ रहे हो। ये क्या बन गया, ये एक प्लेन बन गया। यानी कि जैसे कि तुम्हारा ये बोर्ड दिख रहा है तुम्हें, है ना, यानी कि तुम्हें क्या दिख रहा है, ये बोर्ड दिख रहा है, जैसे कि देख पा रहे हो इस बोर्ड को। तो इस बोर्ड का कोई पॉइंट होगा, जैसे कि मान लो 1,2, और वो पॉइंट इस फंक्शन के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे एक प्लेन काम कर रहा है ना। इस डोमेन को हम कैसे डिनोट करते हैं, आर स्क्वायर से, जैसे उसको आर से कर रहे थे, इसको आर स्क्वायर से। तो यहाँ पे जो हमारी डोमेन आएगी वो इस आर स्क्वायर का सबसेट आएगी। यहाँ पे जो फंक्शन की डोमेन थी, यहाँ पे फंक्शन की जो भी डोमेन आएगी वो किसका सबसेट आएगी, आर का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रियल लाइन काम करती है। और यहाँ पे जो हमारा फंक्शन होगा उसकी जो डोमेन होगी ना, वो आर स्क्वायर का सबसेट होगी, इसका आर स्क्वायर का, ठीक है। आर स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, इसके अंदर वो सारे ए बी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। यहाँ पे ए और बी दोनों कहाँ से आ रहे हैं, रियल लाइन से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब एक प्लेन की बात कर रहे हो तुम, तो इस तरीके का, जैसे कि मान लो एक फंक्शन में बनाऊं, जैसे कि मान लो ये तो तुम्हारा समझने की कोशिश करना। अब ये इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, जैसे कि मान लो ये तो तुम्हारी एक्स एक्सिस है और ये मान लो तुम्हारी वाई एक्सिस है ना। ये तो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्चुअली मैं ये वाई एक्सिस में ऐसे ही रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, सपोज एफ एक्स वाई एक्स प्लस 2 वाई, ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो तुम क्या करोगे, तुम एक पॉइंट उठाओगे, यहाँ से कोई भी एक पॉइंट उठाओगे, वो पॉइंट उठा के इस फंक्शन के अंदर रख दोगे। जैसे कि मान लो 1,2 रख दिया या 1,1 रख दिया, इस पॉइंट के अंदर तुमने क्या रख दिया, 1 1 रख दिया। तो 1 1 रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू 3 आ जाएगी। फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। वो 3 वैल्यू कहाँ दिखेगी भाई, जब वन वेरिएबल का काम होता था, यहाँ पे वन वेरिएबल का काम होता था, तो तुम क्या करते थे, एक्स की वैल्यू रखते थे, वाई की वैल्यू आ जाती थी, तो दो एक्सिस से काम चल गया, है ना। यहाँ पे एक्स की वैल्यू होती थी, यहाँ पे फंक्शन की एफ एक्स की वैल्यू होती थी, तो एक्स रखा फंक्शन बन गया, ऐसे ही करते थे। यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सिस तो ये, एक एक्सिस ये, यहाँ से तो तुम्हारा पॉइंट ही बनेगा 1,1। अब जब 1,1 रखोगे तो 3 वैल्यू आएगी, वो कौन सी आएगी, वो थर्ड एक्सिस पे आएगी, क्योंकि प्लेन तो इसने ही कवर कर लिया, प्लेन तो तुम्हारा इसने ही कवर कर लिया। तो जो तुम्हारे फंक्शन का ग्राफ है ना, वो ग्राफ नहीं बनेगा यहाँ पे, यहाँ कोई फंक्शन का ग्राफ नहीं बनेगा। यहाँ पे फंक्शन किस तरीके से प्लॉट होगा, यहाँ पे फंक्शन स्पेस में प्लॉट होगा कुछ इस तरीके का। मान लो ये तुम्हारा फंक्शन प्लॉट हो गया, समझ पा रहे हो इसको। जैसे मान लो तुम्हारा फर्श है वो एक्स और वाई एक्सिस है ना, उस पर एक्स एक्सिस है एक तरफ और उस पर वाई एक्सिस। तो तुमने एक पॉइंट पुट किया तो ऊपर एक प्लेन बन गया, मान लो ऐसे, जैसे कि कोई अगर पेज ले, मान लो ये बुक है, तो ये ग्राफ बन गया, देखो ये ऐसा, ये इस तरीके का प्लेन दिखेगा। तुम कोई फर्श पे से एक्स वाई की वैल्यू रखोगे तो ऐसा है कि प्लेन बन जाएगा हवा में, स्पेस में। तो अब जो मेरा टू वेरिएबल का फंक्शन होगा वो ऐसा दिखेगा मुझे, समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे हो। जो टू फंक्शन होगा, टू वेरिएबल का फंक्शन होगा, वो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा थर्ड एक्सिस पे। ये क्या होगा, एफ एक्स वाई फंक्शन इस एक्सिस पे प्लॉट होगा। तो जैसे जैसे तुम यहाँ के पॉइंट रखते जाओगे तो फंक्शन ऐसे ऊपर वैल्यू देता जाएगा। ये 3D में है, अगर मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा फ्लोट कराऊं हवा में, तो ये इस तरीके से फ्लोट होगा, समझ रहे हो, इस तरीके से फ्लोट होगा। तो ये तुम्हारा टू वेरिएबल का फंक्शन ऐसा बनता है।
ठीक है, फंक्शन सिर्फ 2 वेरिएबल का नहीं 3 वेरिएबल का भी होता है। अब वो हमारे बियॉन्ड द इमेजिनेशन हो जाता है, तुम्हारा फंक्शन एफ एक्स वाई जेड भी बन जाएगा, 3 वेरिएबल का फंक्शन भी बन जाएगा। फिर उसके अंदर जो पॉइंट रखा जाएगा वो स्पेस में से रखा जाएगा, 3D में से तो पॉइंट ही रखा जाएगा, समझ रहे हो, एक्स वाई और जेड एक्सिस में तो एक पॉइंट रखा जाएगा, फिर उसकी वैल्यू रखोगे तो फंक्शन किसी चौथी डायमेंशन में वैल्यू देगा, जो हमारा फंक्शन होगा वो किसी फोर्थ डायमेंशन में वैल्यू देगा, तो वो हमारे बियॉन्ड द इमेजिनेशन, बियॉन्ड द क्या है स्कोप बोल सकते हैं, ठीक है। पर इसकी डोमेन जरूर समझ सकते हैं हम, जो इसकी डोमेन होगी वो इसकी डोमेन किसका सबसेट होगी, आर क्यूब का होगी, इसकी डोमेन जो सबसेट होगी वो क्या होगी, आर क्यूब का सबसेट होगी। तो समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ अभी तुम्हें, ये थोड़ा विजुलाइज कर पा रहे हो। तो हमने 1 डायमेंशन पढ़ लिया, हम ज्यादा से ज्यादा बस 2 ही डायमेंशन पढ़ते हैं, क्योंकि ये चीजें विजुलाइज की जा सकती हैं थोड़ी, है ना। तो अब हमें इनको पढ़ना है। तो अब जैसे हमने फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल पढ़ा था, फिर उसके बाद उसकी लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो सब पढ़ा है। वैसे ही हमें क्या पढ़ना है, वैसे ही हमें इसका भी 2 वेरिएबल का भी लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, ये सब पढ़ना है ना। तो देखो अब थोड़ी सी बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम, हाँ बिल्कुल मोनी, लिमिट की, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, लिमिट की, लिमिट ऑफ एफ एक्स वाई, लिमिट ऑफ एफ एक्स वाई, ठीक है। एक 2 वेरिएबल के फंक्शन की लिमिट की बात करते हैं। बात समझने का तरीका यही है कि हम क्या कहेंगे कि अगर हमारा एक्स कोमा वाई किसी एक पॉइंट ए बी को अप्रोच कर रहा है, हम 1 डायमेंशन में देखना चाह रहे थे वही 2 डायमेंशन में देखना चाह रहे हैं। अगर मेरा एफ एक्स वाई पॉइंट ए बी को अप्रोच कर रहा है, तो मैं क्या देखना चाहता हूं कि जो मेरा फंक्शन एफ एक्स वाई है वो किस पॉइंट को अप्रोच करेगा, किस पॉइंट एल को अप्रोच करेगा। तो अगर मेरे एक्स वाई ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर को अप्रोच कर रहे हैं, तो जो मेरा फंक्शन है वो किस ऑर्डर्ड पेयर को अप्रोच करेगा, ये सीधी सी बात है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि लिमिट एक्स कोमा वाई जो है वो अप्रोच कर रहा है 1 कोमा -1 को, तो जैसे कि मान लो मैंने पूछ लिया कि एक्स स्क्वायर -2y, ये पूछ लिया बस, जैसे कि बस इतना ही पूछ लिया। तो मैं क्या जानना चाह रहा हूँ कि अगर एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर इसको अप्रोच कर रहा है, तो जो मेरा 2 वेरिएबल का फंक्शन है ये जेड एक्सिस पे किस नंबर के आसपास दिखेगा, किस वैल्यू के आसपास दिखेगा। तो यहाँ पे तो हमारा डायरेक्ट मेथड ही काम कर रहा है, एक्स वाई की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -1, ठीक है। अब इस चीज को चाहे से तो ऐसे लिख लो, या मैं इस चीज को ऐसे तोड़ के भी दिखा सकता हूँ, मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि लिमिट तो एक्स तो अप्रोच कर रहा है 1 को और वाई अप्रोच कर रहा है -1 को, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, तो अगर इसमें मैं 1 रख दूं, एक्स की जगह पे 1 रख दूं, वाई की जगह पे क्या रख दूं, -1 रख दूं, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो लिमिट कितनी आ गई, 3 आ गई, लिमिट कितनी आ गई, 3 आ गई, समझ रहे हो। तो ये कितना बन गया, ये 3 बन गई इस फंक्शन की लिमिट। यानी कि अगर एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर 1 -1 को अप्रोच कर रहा है, तो हमारा जो फंक्शन है वो किसको अप्रोच करना चाहिए, वो एल को अप्रोच करना चाहिए। अब इसकी ना एक मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है हायर स्टडीज में, अगर हम देखें तो वो क्या कहता है, ये फंक्शन एफ एक्स वाई हैज ए लिमिट एल, कहता है एक फंक्शन एफ एक्स वाई है, अगर वो उसकी लिमिट एल होगी इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, if for every epsilon greater than 0 there exists a real number, if for every epsilon greater than 0 there exists a real number delta greater than 0 such that अगर एफ एक्स वाई माइनस एल की जो वैल्यू है, मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है फॉर एक्स माइनस वाई माइनस ए बी, ये किससे होना चाहिए, लेस देन डेल्टा से होना, ठीक है, समझ रहे हो। यानी कि एफ एक्स, हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर मेरा एक्स वाई जो है वो एकदम एक्स, यानी कि मेरा जो एक्स वाई है, यानी कि मान लो यहाँ पे मेरा एक्स वाई है, ये ए कोमा बी है, अगर मेरा जो क्या बोलते हैं एक्स वाई है वो इसके पास जा रहा है, डेल्टा रेडियस से पास जा रहा है, तो फिर हम क्या कहेंगे, जो हमारा फंक्शन की वैल्यू दिखेगी इस पॉइंट पे वो किसके पास दिखनी चाहिए, वो एप्सिलॉन रेडियस में दिखनी चाहिए, एल के पास। यहाँ पे एल है तो ऐसे दिखना चाहिए, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन हमारे फंक्शन की लिमिट क्या है, एल है। अब ये इतना आसान नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये बात लिखनी भी एकदम सही नहीं है, क्योंकि देखो क्यों नहीं है, अभी एक बार इस डेफिनेशन पे इतना फोकस करना जरूरी नहीं है, पहले हमें थोड़ी चीजें और समझनी है। हम 1 डायमेंशन के अंदर अगर फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, अगर मैं 1 डायमेंशन की बात करूं और मान लो मैं कह रहा हूं कि हमारे फंक्शन 5 है, मान लो एक्स की वैल्यू 5 है और फंक्शन की उस पर लिमिट आ रही है 3, मान लो ये है 5 के ऊपर फंक्शन की लिमिट कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो उसका मतलब क्या है ये बताओ। उसको मैंने तुम्हें कैसे समझाया था, मैंने बताया था कि 5 के पास जब हम पहुंचेंगे तो हमें ये देखना है कि फंक्शन कहां पे पहुंच रहा है। अगर 5 के पास हर जगह से मैं पहुंचूं और मेरा फंक्शन 3 को पहुंच रहा है तो हम बोलेंगे कि हमारे फंक्शन की लिमिट 3 है। यानी कि 5 के पास पहुंचने के जितने भी पॉसिबल रास्ते हैं उन रास्तों पे चल के देखो और फिर देखो कि फंक्शन कहां जा रहा है। अगर सब रास्तों से चल के फंक्शन एक ही जगह पे जा रहा है तो हम क्या कहेंगे कि हमारे फंक्शन की लिमिट वही आ रही है भाई। और अगर मेरा फंक्शन अलग अलग रास्तों से चल के अलग अलग जगह जा रहा है तो फिर हम कह देंगे कि हमारे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। याद है ये बात मैंने बताई थी। अब रास्ते कितने हैं, रास्ते हमारे पास एक तो लेफ्ट का रास्ता होता है और एक राइट का रास्ता होता है, और कोई तो रास्ता होता नहीं। तो मैं लेफ्ट से चल के देखता हूं जितनी मेरी कैपेसिटी है और राइट से चल के देखता हूं, मैं देखता हूं कहां जा रहा है। और मैंने देखा कि दोनों जगह से ही फंक्शन 3 को जा रहा है तो हम कह देते हैं भाई मैंने सब रास्तों से चल के देख लिया, मेरे पास जितने रास्ते थे मैंने सारे रास्तों से चल के देख लिया, तो मेरा फंक्शन जो है हर रास्ते से चल के जा रहा है 3 पे ही, क्योंकि 2 ही रास्ते हैं, एक तो लेफ्ट से चल के आ सकते हैं और एक राइट से, क्योंकि सीधी लाइन है।
एक सीधी लाइन पे तुम कैसे चल सकते हो, लेफ्ट या राइट, बस, वो तो कोई मोमेंट हो नहीं सकती है। तो इसलिए हमने हर रास्ते से चल के देखा और फिर देखा फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है। तो मैंने देखा कि फंक्शन मेरा 3 को अप्रोच कर रहा था, तो हर तरफ से सेम कर रहा था। तो मैंने क्या कह दिया कि मेरे फंक्शन की जो लिमिट है वो 3 आ गई। पर जरा ये सोचो, तुम मुझे एक बात बताओ, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन की। हमारा जो पॉइंट है वो एक प्लेन के ऊपर है, हमारा जो पॉइंट है वो एक प्लेन के ऊपर है ना। ऐसे ही हम एक प्लेन बना रहे हैं, ऐसे रखा हुआ है मेरा प्लेन, ठीक है। इस प्लेन के ऊपर क्या है, मेरा एक पॉइंट है, इस प्लेन के ऊपर मेरा एक पॉइंट है, देखो यहाँ पे मान लो ये मेरा एक पॉइंट है, कुछ भी एक पॉइंट मान लो, a, b मान लो। अब यहाँ भी लिमिट का तो वही मतलब है, लिमिट का मतलब तो हर जगह वही है कि भाई जितने भी रास्ते हैं सब रास्तों से चल के देखो, और सब रास्तों से चल के अगर फंक्शन हमारा एक ही जगह पे अप्रोच कर रहा है तो बोल दो कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और जहां पे अप्रोच कर रहा है वही हो जाएगी। पर अब यहाँ पे रास्ते कितने हैं ये बताओ, इस पॉइंट को अप्रोच करने के रास्ते कितने हैं, इस एक्सिस के ऊपर तो इधर से इधर ही चलना है। अब इस पॉइंट के पास चलने के कितने रास्ते हैं, अगर तुम्हें इस पॉइंट के पास अप्रोच करना है तो कितने मेथड्स हैं तुम्हारे पास, क्या यहाँ पे 2 ही है या एक ही है या कितने हैं, कितने सोच पा रहे हो। इस पॉइंट के पास अगर इसके नेबरहुड से तुम्हें अप्रोच करना है तो कितने रास्तों से अप्रोच कर सकते हो, बताओ कितने रास्ते तुम्हें समझ आ रहे हैं या दिख रहे हैं, ऐसे कितने रास्ते दिख रहे हैं। कितने रास्ते दिख रहे हैं बताओ, तुम्हें इस चीज के कितने रास्ते दिख रहे हैं इस पॉइंट के पास पहुंचने के। 4, उन्हीं को 4 दिख रहे हैं, बिल्कुल मनीष, इनफाइनाइट। हमारे पास इस पॉइंट के पहुंचने के रास्ते कितने हैं, इनफाइनाइट रास्ते हैं। तुम एक स्ट्रेट लाइन से ही पहुंचना चाहो तो पहली बात तो स्ट्रेट लाइन से इनफाइनाइट बन जाएंगे, एक ये स्ट्रेट लाइन है पहुंचने का रास्ता, एक ये स्ट्रेट लाइन है पहुंचने का रास्ता, एक ये स्ट्रेट लाइन है पहुंचने का रास्ता, एक ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइंस ही इनफाइनाइट है। इस पॉइंट के पास पहुंचने के लिए स्ट्रेट लाइंस इनफाइनाइट है, और सिर्फ स्ट्रेट लाइंस नहीं है, हो सकता है तुम सर्कुलर रास्ते से आओ इसके पास, हो सकता है तुम सर्कुलर पाथ से इसके पास आओ धीरे धीरे, इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ बन सकते हैं, है ना, इनफाइनाइट रेक्टेंगुलर पाथ भी बन सकते हैं, इनफाइनाइट रेक्टेंगुलर पाथ भी बन सकते हैं, इनफाइनाइट पैराबोलिक पाथ भी बन सकते हैं, इनफाइनाइट पैराबोलिक पाथ भी बन सकते हैं इसके पास आने के, है ना, इनफाइनाइट इलिप्टिकल पाथ भी बन सकते हैं, इनफाइनाइट इलिप्टिकल पाथ भी बन सकते हैं, ठीक है। जितने भी कर्व एग्जिस्ट करते हैं रैंडम पाथ हो गए, ये कुछ भी नहीं है, ये रैंडम पाथ्स हो गए, इन पाथ से भी तुम इस पॉइंट को अप्रोच कर सकते हो। तो इस पॉइंट के पास पहुंचने के इनफाइनाइट तरीके हो गए, इस पॉइंट के पास पहुंचने के इनफाइनाइट तरीके हो गए, यानी कि तुम्हें उन इनफाइनाइट तरीकों से चल के बताना है कि फंक्शन कहां पहुंच रहा है, सारे मेथड्स कवर करने, सारी चीजें कवर कर करा के, और फिर तुम्हें देखना है कि हमारा फंक्शन ऊपर कहां अप्रोच कर रहा है। अगर वो एक ही पॉइंट को अप्रोच कर रहा है तो फिर हम क्या कह देंगे, अगर एक ही पॉइंट को अप्रोच कर रहा है तो हम बोल देंगे कि हमारा फंक्शन की लिमिट वो है, नहीं तो वो लिमिट नहीं है। पर अब ये तो बहुत सरदर्द का काम हो गया, क्योंकि इसके पास पहुंचने के तो इनफाइनाइट वेज हैं, ये तो सरदर्द का काम हो गया कि इनफाइनाइट तरीकों को चेक कैसे करेंगे, है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम या तो कोशिश करते हैं इस लिमिट से देखने की कि भाई ये जो डेफिनेशन है लिमिट की प्रॉपर, ये डेफिनेशन लेके चले एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ये लेके चले, और फिर कोशिश करें कि हम एक डेल्टा ढूंढ दें, फिर हम कोशिश करें कि एक डेल्टा ढूंढ दें। अगर ये यही तो कह रहा है, अगर हर एक एप्सिलॉन के लिए तुम्हें एक ऐसा डेल्टा मिल जाए जो इस बात को सेटिस्फाई करे, तो हम ये एप्सिलॉन के लिए डेल्टा ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर मिल गया तो ठीक है। पर ये मेथड भी कॉम्पिटिशन में तो काम आने से रहा, कॉम्पिटिशन में भी ये तो बहुत ट्रिकी और बहुत लेंथी काम है। तो अब होता क्या है, मेजरली हमारी जो लिमिट होती है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ये मानो कि 95-96% केसेस में, मतलब कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन कोई बाई चांस आ जाए जिसमें फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब करेगी, हमारी मोस्टली जो फंक्शंस होते हैं ना उसके अंदर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमें काम क्या करना है, ये जो इतने इनफाइनाइट रास्ते हैं ना, इन इनफाइनाइट रास्तों में से मुझे कुछ 2 रास्ते दिखा दूं, चाहे मैं ऐसे 2 रास्ते भी अगर ढूंढ के दिखा दूं कि भाई जब मैं इससे चल के आया तो फंक्शन की लिमिट कुछ और आ रही है, और मैं इससे चल के आया तो फंक्शन की लिमिट कुछ और आ रही है, यानी कि दोनों रास्तों से चल के लिमिट चेंज हो रही है। और अगर लिमिट चेंज हो रही है तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। जैसे लेफ्ट से चल के आके और राइट से चल के आके अगर फंक्शन की लिमिट अलग अलग आती है तो हम बोल देते हैं ना कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, कंटिन्यूटी भी नहीं होगी। पर अगर अलग अलग रास्तों से चल के फंक्शन अलग अलग जगह अप्रोच करा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेम चीज यहाँ है, पर यहाँ पे वो जो पाथ्स है ना, वो पाथ ढूंढना ही एक टास्क है। जैसे कि देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें ये पाथ सीखने हैं, तुम्हें पाथ्स निकालने सीखने हैं। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया एक एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई, एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0। मैं कह रहा हूँ अगर फंक्शन की वैल्यू 0 0 नहीं है तो फंक्शन ये है, और अगर एक्स वाई की वैल्यू 0 है तो मेरा फंक्शन मान लो 0 है। ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, इवेल्युएट लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 1 1 एफ एक्स वाई, ये इवेल्युएट कर, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कि ये इवेल्युएट करके बताओ, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मुझे क्या करना है, ये लिमिट इवेल्युएट करनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स वाई, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 1 1, मुझे ये लिमिट निकालनी है, क्या, एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई, ये लिमिट निकालनी है मुझे, ठीक है। मुझे ये लिमिट कैलकुलेट करनी है।
देखो अब मैं यहां से एक एक क्वेश्चन कराता जाऊंगा और तुम्हें रास्ते बताता जाऊंगा, वो रास्ते समझना तुम्हें खुद से है। देखो जब भी डिग्रीज सेम दिखे, तुम्हें होमोजीनियस फंक्शन दिखे ऊपर नीचे, जैसे कि यहाँ पे भी एक्स और वाई की डिग्री वन वन है, यहाँ पे भी वन वन है हर टर्म की, तो तुम्हें हमेशा पाथ लेना है। कौन सा पाथ लेना है? तुम्हें पाथ लेना है स्ट्रेट लाइन का, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन पाथ्स है। जैसे जैसे एम की वैल्यू चेंज करोगे, अब ये एक पाथ नहीं लिया है तुमने, इसमें इनफाइनाइट पाथ्स ले लिए तुमने। ये क्या लिया? ये स्ट्रेट लाइंस लिए हैं, ये सारी की सारी क्या है? स्ट्रेट लाइंस है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस है पासिंग थ्रू ओरिजिन। यानी कि तुम इन रास्तों से चल के देखना चाह रहे हो। तुम क्या करना चाह रहे हो? इन रास्तों से चल के देखना चाह रहे हो। अगर एम की वैल्यू तुमने वन ले ली, टू ले ली, थ्री ले ली, फोर ले ली, तो रास्ता चेंज हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू एक्स एक रास्ता बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू टू एक्स एक रास्ता बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स एक रास्ता बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, वाई को ना एम एक्स लेके चल रहा हूँ। सॉरी एक्स, ये मैंने वन वन लिख दिया यार, जीरो जीरो लिखना था, सॉरी। वन वन पे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सॉरी सॉरी सॉरी, जीरो जीरो। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू जीरो जीरो। ध्यान नहीं दिया, वन वन दिमाग में कहाँ से आ गया पता। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू जीरो जीरो, जीरो जीरो पे लिमिट निकालना चाह रहे हैं। अगर लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू वन वन पूछ रहा है, तो वन वन पे तो कोई समस्या है ही नहीं। वन वन पे तो हमारा फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है ना। एक्स और वाई की वैल्यू वन वन रखोगे तो इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जीरो जीरो पे, जीरो जीरो पे, जीरो जीरो पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना, जीरो के लेफ्ट और राइट में ये बन रहा है। अगर तुम y इज इक्वल टू एम एक्स पाथ लेते हो, यानी कि इस पूरी पूरी लिमिट को हमने इस पाथ के अकॉर्डिंग देखना है। हम जीरो जीरो को अप्रोच करना चाह रहे हैं ओरिजिन के पाथ से, तो जहां जहां पे भी x था वहां वहां मैंने क्या रख दिया? एम एक्स रख दिया। y था वहां वहां मैंने क्या रख दिया? एम एक्स रख दिया। ठीक है, तो ये बोल देंगे जीरो जीरो को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे x प्लस एम एक्स और अपॉन में x माइनस एम एक्स, ये लिख देंगे, है ना। अब देखो ये दोनों ही कह रहे हैं कि एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, इन दोनों का ये मतलब है कि एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अच्छा एक बात बताओ, क्या इन दोनों में से एक्स कॉमन आके कैंसिल नहीं हो सकता? इन दोनों में से ही एक्स कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बन गई? वन प्लस एम अपॉन में वन माइनस एम। अब इसमें एक्स तो रखने की जगह नहीं है, तो लिमिट आ गई हमारी वन प्लस एम अपॉन में वन माइनस एम। अब ये लिमिट यूनिक आई या बहुत सारी आई? क्या ये लिमिट यूनिक है या नॉन यूनिक है? बताओ। y इज इक्वल टू एम एक्स पाथ देखा तो ये लिमिट आई, अब ये लिमिट यूनिक है कि नहीं है? बताओ, क्या ये लिमिट तुम्हें यूनिक दिख रही है? बोलो, क्या ये लिमिट तुम्हें यूनिक दिख रही है? क्योंकि देखो हमने एक पाथ नहीं लिया है, हमने इनफाइनाइट पाथ लिए हैं। जैसे जैसे तुम m की वैल्यू चेंज करोगे, वैसे वैसे क्या ये पाथ्स चेंज नहीं होते जाएंगे? वैसे वैसे लिमिट चेंज नहीं होती जाएगी। अगर y इज इक्वल टू एक्स की बात करें तो यहाँ पे m की वैल्यू हम 1 लेंगे, अगर हम m की वैल्यू 2 लेंगे तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी, 3 लेंगे तो और चेंज हो जाएगी, 4 लेंगे तो और चेंज हो जाएगी। तो ये m पे डिपेंड कर गई। अगर ये m पे डिपेंड नहीं करती, अगर ये m पे डिपेंड नहीं करती तो मैं कह देता कि भाई ये यूनिक हो सकती है, पर ये यूनिक नहीं है। यानी कि हमें अलग अलग पाथ्स पे चल के अलग अलग लिमिट्स मिल गई, तो यानी कि हम क्या कह देंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझे इस बात को? हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, जैसे कि एक और इसी टाइप का मैं क्वेश्चन लिखूं। मान लो मैंने लिख दिया कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन में एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। मान लो मैंने ये लिमिट लिख दी, एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो और जीरो वैन एक्स इज इक्वल टू वैन एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। देखो जब भी ऊपर और नीचे होमोजीनियस फंक्शन हो तब तो तुम्हें टेंशन करनी ही नहीं है, तब तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, ये मान के चलो। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे भी लिमिट कैलकुलेट करके देखें तो लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू जीरो जीरो देखोगे तुम, है ना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन में एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, है ना। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? पुट करेंगे वाई इज इक्वल टू एम एक्स। सर इस प्रोसेस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा सर? हाँ, मतलब लिमिट अगर एग्जिस्ट करती हुई तो तुम मानो तुम्हारी किस्मत खराब थी उस क्वेश्चन में, क्योंकि लिमिट अगर एग्जिस्ट करानी हुई तो उसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, वो फिर पूरा जो ग्रेजुएशन का एक सवाल बनता है ना वैसे ही करना पड़ेगा। हम कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे भी, कोशिश भी करेंगे, उसका मैं तुम्हें आइडिया लगाना भी बताऊंगा कि भाई कब हमें मतलब कोशिश करनी है कि हाँ मैं इसमें लिख दूं कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इसका आंसर ये आएगा, समझ रहे हो? वो भी करने की हम कोशिश करेंगे। पर पहले अभी हम देख रहे हैं कि रिजेक्ट कैसे कराना है, क्योंकि यही पूछेगा वो, मोस्टली रिजेक्ट ही कराएगा तुमसे। ठीक है, अगर तुमने पाथ ढूंढ दिया, क्योंकि पाथ ढूंढना भी एक काम है, अगर तुमने पाथ ढूंढ लिया कि इस पाथ से जाके मुझे पता लग रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर हम कह देंगे कि फिर तो खत्म ही हो गई बात। लिमिट अब यहाँ पे बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ वाई की जगह एम एक्स रखोगे तो क्या हो जाएगा? एम एक्स स्क्वायर। नीचे कितना हो जाएगा? यहाँ पे भी रखोगे तो एम एक्स स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन आगे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आगे कट जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ये हो जाएगा वन प्लस एम अपॉन, ये एम नहीं आएगा ना यहाँ पे, या एम ही आएगा? एम ही आएगा, एम माइनस एम स्क्वायर, एम माइनस एम स्क्वायर, है ना। एम माइनस एम स्क्वायर आ गया, यानी कि कुल मिला के क्या आ गया? वन प्लस एम अपॉन में एम एम माइनस एम स्क्वायर। कुल मिला के एम पे डिपेंड कर गई ना, एम पे डिपेंड कर गई तो वैल्यू चेंज होती रहेगी। अगर एक्स की वैल्यू हम एम की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो लिमिट चेंज होती जाएगी। तो ये यूनिक नहीं आई, नॉट यूनिक। ये क्या नहीं आई? ये यूनिक नहीं आई, तो इसका मतलब हम क्या कह देंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब देखो अगर स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं हुआ तो फिर दूसरा पाथ कैसे ढूंढना है तुम्हें? अगर स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं हुआ तो दूसरा पाथ कैसे ढूंढोगे? जैसे कि देखो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने पूछ लिया
इवेल्युएट, अब दिमाग लगाना थोड़ा, ऐसे नहीं है, मैं तुम्हें हिंट बताऊंगा दिमाग कैसे लगाना। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, थोड़ा दिमाग का क्वेश्चन है। गुड इवनिंग समीक्षा। एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स की पावर 4 है कि वाई की पावर 4 है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। मान लो ये क्वेश्चन मैंने पूछा है, इवनिंग समीक्षा, ये लिमिट पूछी है, मैं बता रहा हूँ ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, तुम्हें बता दिया मैंने कि ये डज नॉट एग्जिस्ट है, बस पाथ ढूंढ के बता दो। पाथ ढूंढ दिया तो काम हो जाएगा। देखो पाथ ढूंढने में हम कर क्या रहे हैं, पाथ ढूंढने में हम ऐसा पाथ ढूंढ रहे हैं, समझो एक बार, पाथ ढूंढने में हम कर क्या रहे हैं, पाथ ढूंढने में हम ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे कि जो मेरा ये बाद वाला फंक्शन है ना, उसके अंदर हर टर्म के अंदर से जो वेरिएबल है ना वो पूरा का पूरा कॉमन आगे कट जाए। बस तुम्हें ऐसी एक्स की या वाई की वैल्यू रखनी है, जरूरी नहीं एक्स की रखो, वाई की भी रख सकते हो, तुम ऐसी एक्स की या वाई की वैल्यू यहां रखो ताकि कॉमन आगे सारी पावर्स कट जाएं और वो एम पे डिपेंड कर जाए, वेरिएबल ना दिखे बस उसके अंदर, वेरिएबल को हटा दो तुम। तो यहाँ पे अब ये होमोजीनियस तो बन नहीं रहा, ये 3 डिग्री का है, ये 4 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, तो अब सोचो क्या पुट करना चाहिए। अगर तुम ढूंढ पाए तो तुमने ये काम करा है मतलब। सौम्यदीप ये तो गड़बड़ कर जाएगा, लगभग लगभग सही है पर इससे बात बनेगी नहीं। हाँ मोनिका एकदम सही है, मोनिका एकदम ठीक है, सौम्यदीप का भी लगभग लगभग ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ है। वाई इज इक्वल, हाँ मनीष का भी सही है, बहुत बढ़िया निशा। सौम्यदीप, हाँ आपकी बार सौम्यदीप का ठीक है, समझ गए ना। मतलब अगर मैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर ले लूँ, अगर मैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर ले लूँ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखोगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है ही और ये भी एक्स की पावर 4 हो जाएगी, तो ये जो है ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एम इंटू में एक्स की पावर 4 और अपॉन में ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस एम इंटू में एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा, है ना। एक्स की पावर 4 कॉमन आके कट ही जाएगा तुम्हारा, एक्स की पावर 4 को कॉमन लाके काट दो, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एम, ये हो जाएगा एम अपॉन 1 प्लस एम हो जाएगा। तो ये एग्जिस्ट नहीं करी, ये कौन सा पाथ हुआ, ये हुआ पैराबोलिक पाथ। अब हमने पैराबोलिक पाथ से चल के देख लिया, पैराबोलिक पाथ से चल के देखे तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे लिमिट अलग अलग आएगी, हम इन पैराबोला के अकॉर्डिंग चल के देखेंगे तो हर बार लिमिट अलग 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 आएगी, तो ये लिमिट फिर क्या हो गई, डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट तुम्हारी क्या हो गई, डज नॉट एग्जिस्ट। समझे इस बात को। जब देखो सेम डिग्री वाले सवाल हो उनमें तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, सेम डिग्री वाले सवाल यानी कि हाँ एम भी लिखना जरूरी है, अगर तुम एक पाथ लेके चलोगे फिर तो एक ही लिमिट आएगी। अगर मैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेके चलूँ खाली, तो यहाँ पे तो तुम सिर्फ एक पाथ से चल के देख रहे हो तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं बना। अगर तुमने एक्स स्क्वायर से चल के देखा तो एक पाथ पे तो एक ही लिमिट आएगी, अगर मैं यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से चल के देखूंगा तो 1/1 प्लस 1/2 आएगी, तो लिमिट तो यूनिक आ रही है फिर। अब एक ही पाथ से चल के देख रहे हो तो लिमिट तो एक ही आएगी, ये तो एक ही पाथ हुआ है ना, तो इसको मल्टीपल पाथ बनाने के लिए हम बनाते हैं, और मल्टीपल पाथ बनाया और एम पे डिपेंड कर गया तो लिमिट भी मल्टीपल आ गई, समझ रहे हो। कहीं पे एम स्क्वायर आएगा क्या, अच्छा हाँ यहाँ एम स्क्वायर कर लो, एम स्क्वायर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है निशा। हाँ तो अगर सेम डिग्री वाले क्वेश्चन है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, सेम डिग्री वाले, मैं ये शीट अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ये मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, इसके अंदर तुम देख लेना, शीट अपलोड कर देंगे। अब देखो जैसे सेम डिग्री वाला हुआ, ऊपर और नीचे सेम डिग्री हुआ तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स लगाना है, अगर सेम डिग्री का नहीं हुआ तो थोड़ा दिमाग लगाना है। अब देखो एक चीज में और फंसोगे तुम यहाँ पे, एक चीज के अंदर, एक चीज के अंदर और फंसोगे यहाँ पे जो फंसने वाला काम है वो देखो, है ना। मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पे हवा में उड़ा के नहीं भेजूंगा कि अरे बाप रे हमने तो कर दिया क्रैक, हमने तो चीज कर दी क्रैक। अब देखो क्या होगा कि तुम्हें कई बार पाथ मिलेगा ही नहीं, कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें पाथ नहीं मिलेगा, है ना। जैसे कि मान लो मैंने ये लिख दिया कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, जैसे कि यहाँ लिख दिया एक्स वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वाई, चलो यही ले लो, या फिर एक्स प्लस वाई ले लो नीचे। अब इसको कैसे करोगे, या फिर प्रॉपर तुम ये ले लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही ले लो। अब इसको कैसे करोगे, देखो सर कल आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन पीडीएफ देने को कहा था, हाँ यार मैं भूल गया हिमांशु, आज देता हूँ मैं, ठीक है मैं याद रखूंगा, तुम्हारी को छुट्टी रहेगी ना तो तुम प्रैक्टिस कर लोगे। बाकी जो वीओडी अपलोड हुई है ना उसके अंदर तुम देखना मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए हुए हैं, टॉपिक के हिसाब से, जो लास्ट के तुम टॉपिक देखोगे लास्ट के पीछे पीछे के ऊपर ऊपर वाली वीडियोस, उन सब के अंदर DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करा रखे हैं मैंने सारे, देख लेना ठीक है। लास्ट की कुछ वीडियोज के अंदर सब में मैंने टॉपिक वाइज DSSB के सवाल करा रखे हैं, तो वो कर लेना, तुम्हें पेपर का भी आइडिया लग जाएगा, बड़े आसान लगेंगे। अगर मतलब पढ़ के देखोगे तो वैसे हो सकता है थोड़ी मुश्किल लगे। हाँ यहाँ पे पाथ देखो, यहाँ पाथ मिलना मुश्किल हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स यहाँ पे काम करेगा नहीं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स यहाँ पे काम करेगा नहीं, और कोई पाथ ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद राजीव। अब देखो तुम्हें मैं एक हिंट समझा रहा हूं, जब तुम्हें कोई भी पाथ ना मिले, तुम्हें कोई भी पाथ ना मिले तो तुम्हें किसकी हेल्प लेनी है, तुम्हें अगर कोई भी पाथ ना मिले तो तुम्हें हेल्प लेनी है सर्कुलर पाथ की, क्योंकि सर्कुलर पाथ सबसे सिमेट्रिक पाथ होता है। सर्कुलर पाथ जो होता है वो क्या होता है, सबसे सिमेट्रिक पाथ होता है, एक तरीके से ये कह सकते हो, ये मैं खुद से कह रहा हूँ, कई किताबों में नहीं लिखा हुआ है, ये मैं तुम्हें सवाल करने के लिए समझा रहा हूँ, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि तुम्हें मैं कुछ कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से अपनी समझ से तुम्हें चीजें बता रहा हूँ कि सर्कुलर पाथ जो होता है ना
वो एक तरीके से सबसे सिमेट्रिकल पाथ होता है, और उसका जो अप्रोक्सीमेशन होता है, उसकी जो एग्जैक्टनेस होती है, वो कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा होगी। देखो अगर तुम स्ट्रेट लाइन से चल के आते हो तो एकदम ही बेकार पाथ है। देखो ये तो बस इतनी सी लाइन को कवर कर रहा है और बाकी का सारा एरिया पॉइंट का खाली पड़ा है ना। अगर तुम पैराबोलिक से भी आते हो तो वो भी देखो कहाँ सिमेट्रिक पाथ है, पैराबोलिक पाथ भी अच्छा नहीं है। इलिप्टिकल वाला जो देखोगे वो इधर ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, ऊपर कम एरिया कवर कर रहा है। तो सबसे अच्छा पाथ, अगर सबसे कन्वीनियंट पाथ देखें तो सर्कुलर होता है। सर्कुलर पाथ चारों तरफ से एकदम अच्छे से चीजें कवर करते करते उस पॉइंट के पास आता है। तो हम कोशिश करेंगे, अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि सर्कुलर पाथ से हम देखेंगे। हम किससे देखेंगे? सर्कुलर पाथ से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। अब सर्कुलर पाथ कैसे होगा? सर्कुलर पाथ में ये मत सोचो कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है या आर स्क्वायर होता है। ये पाथ मैं कैसे पुट करूंगा इसके अंदर? ये पाथ पुट करना तो मुश्किल है। नहीं, हम सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज करेंगे। सर्कल की क्या यूज करेंगे? पैरामीट्रिक फॉर्म। मैंने पढ़ाई थी ना जब डेरिवेटिव कराया था, तो पैरामीट्रिक फॉर्म बताई थी। तो इस सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म, इसी सर्कल की क्या बनेगी? एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। यही बनेगी पैरामीट्रिक फॉर्म। एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब एक्स और वाई अगर जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, अगर एक्स और वाई दोनों के दोनों जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? ये दोनों जीरो को जा रहे हैं, तो रेडियस जीरो को जा रही है। रेडियस जीरो को जाएगी जब भी तो ये सर्कल एकदम पॉइंट के पास आता जाएगा। क्यों भाई? यहाँ पे तुम्हारा 0 0 पॉइंट रखा है, तो जैसे जैसे रेडियस कम होगी वैसे वैसे ही तो इस पॉइंट के पास आओगे चारों तरफ से, तो आर अप्रोचेस टू जीरो आ जाएगा। समझ रहे हो? आर अप्रोचेस टू जीरो आ जाएगा। यानी कि तुम्हें ये करके देखना है, अगर कुछ नहीं काम कर रहा है तो तुम्हारा वैसे तो कर जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन वो नहीं फंसाएगा, इतना पढ़ लेगा बच्चा, उसको इनफ है। उसको टीचर बनने के लिए 11वीं 12वीं का क्या, 11वीं 12वीं तक भी कोई समस्या नहीं, उसको नहीं फंसाना चाहिए। पर ये हम वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहे हैं कि हो सकता है फुट्टी किस्मत हमारी निकल जाए, तो कुछ नहीं कह सकते। बाकी जो पीछे बात बताया उसमें कूद कूद के बात बनेगी, सवाल आया तो। एकदम ही खराब किस्मत हुई तो कुछ कह नहीं सकते। तो देखो, अब अगर मैं यहाँ पे एक्स को क्या ले लूँ? आर कोस थीटा, और वाई को क्या ले लूँ? आर साइन थीटा। तो ये सवाल क्या बन जाएगा? देखो, लिमिट आर अप्रोचेस टू जीरो, ये सारा आर पे हो जाएगा सवाल। यहाँ पे हो जाएगा आर कोस थीटा इंटू में आर साइन थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया कुल मिला के। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये क्या बन गया तुम्हारा? लिमिट आर अप्रोचेस टू जीरो, ये क्या हो गया? आर इंटू में आर, आर स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा। अच्छा, इन दोनों के अंदर से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इन दोनों के अंदर से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वो 1 बन जाएगा। और नीचे कितना आ गया? यहाँ से भी आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया, है ना। अब यहाँ पे अगर देखो तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कट गया। अब अगर ये पूरा का पूरा थीटा पे डिपेंड कर जाता फिर गड़बड़ हो जाती। अगर ये पूरा का पूरा थीटा पे डिपेंड कर जाता ना, जैसे कि हम जो पीछे जो होमोजीनियस वाले सवाल ले रहे थे ना, होमोजीनियस सवाल में, होमोजीनियस वाले क्वेश्चंस के अंदर हम ना सर्कुलर पाथ से भी इसको रिजेक्ट करा सकते थे। हम क्या कर सकते थे? सर्कुलर पाथ से। अगर इस पे सर्कुलर पाथ लगाओगे तो वो क्या बनेगा? आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा। होमोजीनियस वाले सारे सर्कुलर से भी हो जाएंगे। नीचे क्या हो गया? आर कोस थीटा माइनस का आर साइन थीटा, है ना। आर कॉमन आके कट जाएगा, लिमिट कितना बन जाएगा? तो लिमिट बन जाएगी कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो, जब थीटा चेंज करते जाएंगे तो नया सर्कल आता जाएगा। जैसे जैसे थीटा को चेंज करोगे वैसे वैसे नया सर्कल बनता जाएगा ना, और वैसे वैसे लिमिट चेंज होती जाएगी। तो इसका मतलब ये भी यूनिक नहीं आ रहा है, ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो होमोजीनियस वाले में सर्कुलर भी काम कर जाता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें काम ज्यादा है, स्ट्रेट लाइन वाला आसान है। तो ये भी आर पे नहीं है, थीटा पे डिपेंड करके जैसे जैसे चेंज करोगे गड़बड़ होती जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ से भी रिजेक्ट करा सकते हैं। यहाँ पे थीटा नहीं, थीटा तो बचा पर आर खत्म नहीं हुआ। देखो ये वाला आर खत्म नहीं हुआ। अब अगर थीटा को जीरो को अप्रोच कराओगे तो ये सारी की सारी लिमिट जीरो बन जाएगी, ये सारी की सारी लिमिट जीरो बन गई। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि तुम कितने भी सर्कुलर पाथ से आओ, कितने भी सर्कुलर पाथ बना के आओ, कैसी भी सर्कल की रेडियस लेके आओ, जो हमारी लिमिट है ना वो जीरो को अप्रोच कर रही है। तो अब जब हम किसी तरीके से रिजेक्ट नहीं करा पाए तो हम प्रूव करने का 95% गैस जो है ना वो हम इस सर्कुलर वाले से मार देंगे कि भाई अगर नहीं हुआ रिजेक्ट तो सर्कुलर वाला रख के देखेंगे। अगर उसमें लिमिट फाइनाइट आ रही है, उसमें लिमिट एक नंबर आ रही है, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही है, हमारी लिमिट थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही है और जीरो पे आ रही है, तो हमारे फंक्शन की लिमिट इसकी प्रॉपरली जीरो निकल जाएगी। इस फंक्शन की लिमिट क्या निकल जाएगी? जीरो निकल जाएगी। अब ये वैसे तो फेल नहीं होता है, लगभग लगभग जगह, मतलब ऐसे बोलो कि 95-96% हर जगह ये लग जाता है कि भाई देखो, अब पॉसिबिलिटी तो यही है ना कि इनफाइनाइट रास्ते थे, उन इनफाइनाइट रास्तों में से हमने सारे तो चेक अभी भी नहीं किए, हमने सारे तो चेक अभी भी नहीं किए, इनफाइनाइट में से हमने सिर्फ सर्कुलर पाथ चेक करें, तो हर रास्ता तो ये भी नहीं बता पा रहा है। तो ये भी एक तरीके का गैस ही है। ये मत सोचो कि अब तुम्हें कोई रामबाण इलाज मिल गया प्रूव कराने का ना, ये भी एक गैस है। बाकी ये काम कर जाएगा, जितने भी हमारे सवाल होते हैं उन सब में ये काम कर जाएगा हर हाल में। पर कुछ सवाल ऐसे भी मिल जाएंगे जहां पे ये फेल भी हो जाएगा, वो तो एक्सट्रीम लेवल की खराब किस्मत होगी तुम्हारी कि अगर उसने वही सवाल दे दिया कि वहां पे तुम्हारी गड़बड़ हो जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहली कोशिश रिजेक्ट कराने की करें, क्योंकि इसको अगर हम प्रूव करेंगे तो इतना लंबा मेथड हो जाएगा, उसको अटेम्प्ट करने की कोई सेंस नहीं बनेगी। मान लो मैं तुम्हें सिखा दूं कि भाई इसको जनरल मेथड से कैसे प्रूव करोगे कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो उसमें मान लो तुमने 15 मिनट लगा दिया, 10 मिनट लगा दिया, तो फिर वो तो वेस्टेज है, वो तो अपनी उस पेपर को खराब करने वाली बात है। तो वो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भी नहीं और वो उस पार्ट में हम जाएंगे भी नहीं, क्योंकि दिमाग अगर उधर गया और कहीं तुम लेके बैठ गए तो एक सवाल के चक्कर में ये होगा कि 10 और गलत हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, गैस मारना है तो ये लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मार देंगे, पहला काम करेंगे तो कि पाथ ढूंढेंगे, पाथ ढूंढा मिल गया, रिजेक्ट हो गया तो सबसे बेस्ट है कि रिजेक्ट ही हो गया, है ना। और यही सबसे ज्यादा चांस है, रिजेक्ट नहीं हो रहा है
तो फिर हम सर्कुलर पाथ देखने की कोशिश करेंगे। सर्कुलर पाथ से अगर रिजेक्ट हो रहा है तो बेस्ट है, सर्कुलर पाथ से हो सकता है रिजेक्ट ही हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा कि भाई चलो एग्जिस्ट ही नहीं करी। सर्कुलर पाथ से अगर एग्जिस्ट कर रही है, आर की वैल्यू रखने से सिर्फ एक फिक्स वैल्यू आ रही है, तो फिर उस केस में तुम्हारी किस्मत है, क्योंकि उस केस में ये मानो कि 95% में तो सही होगा, है ना, पर एक आधा सवाल तुम्हें ऐसा भी मिल जाएगा जिसमें तुम्हारी बैंड बच सकती है। जैसे कि देखो एक सवाल देखो, यहाँ पे तुम्हें पैरामीट्रिक फॉर्म तो सेटिस्फाई कराएगी चीज को, पर ये यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। देखो सवाल दे रहा है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, या मैं पूछूं लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स माइनस वाई। देखो अगर मैं यहाँ पे सर्कुलर पाथ देखूं, अगर मैं यहाँ पे क्या देखूं, सर्कुलर पाथ देखूं, तो जो सर्कुलर पाथ है ना, पर एक चीज और भी है वैसे तो, मैं तुम्हें इसके अंदर से थोड़ी सी इसको अलग, बाकी सवालों से इसको अलग करने का तरीका भी थोड़ा समझाऊंगा, पर एक बात अगर हम देखें इसके अंदर, अगर मैं सर्कुलर पाथ लगाऊं, अगर मैं सर्कुलरली जाने की कोशिश करूं तो आर क्यूब कोस थीटा हो जाएगा और प्लस का आर क्यूब साइन थीटा हो जाएगा, आर क्यूब कोस क्यूब थीटा, आर क्यूब साइन क्यूब थीटा, और अपॉन में आर कोस थीटा माइनस आर साइन थीटा हो जाएगा। अगर हम ऊपर से आर क्यूब और नीचे से आर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बन जाएगा आर स्क्वायर कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा। और अगर फिर मैं आर को जीरो अप्रोच करा दूं, अगर मैं आर को जीरो अप्रोच करा दूं तो देखो ये जीरो आ रहा है, वैसे तो ये बात बैठ जानी चाहिए हमारी, है ना, वैसे तो ये चीज हमारी क्या हो जानी चाहिए, सेट हो जानी चाहिए। पर देखो इसका पाथ ढूंढ पाओगे, देखो जरा, क्या तुम इसका पाथ ढूंढ पाओगे या नहीं ढूंढ पाओगे, क्या इसका पाथ मिल रहा है, तुम देखो क्या इसका पाथ मिल पाएगा, इसका ना पाथ मिल जाएगा, क्या इसका पाथ मिल जाएगा तुम्हें, देखो देखो पाथ ढूंढने के लिए क्या करना है, पाथ ढूंढने के लिए हमें सिर्फ इतना ही तो काम करना है कि यहां से x खत्म हो जाए और ऊपर से भी x खत्म हो जाए, यही तो काम करना है। तो हम क्या कोशिश करें कि यहां से भी x को खत्म करा दे और वहां से भी x को खत्म करा दे, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हम y को क्या पुट करते हैं, देखो यहां पे y घट रहा है, तो पहले तो मैंने क्या करा दिया, y में से x को खत्म करा, देखो अगर मैं x लूंगा तो यहाँ पे x x कट जाएगा, माइनस का x करोगे, और फिर मैं ऊपर से x क्यूब को खत्म करा देता हूँ, फिर मैं क्या करा देता हूँ, x क्यूब को खत्म करा देता हूँ। तो x क्यूब को खत्म कराने के लिए मैंने क्या ले लिया, mx क्यूब ले लिया, एक्स क्यूब को खत्म कराने के लिए मैंने क्या ले लिया, एम एक्स क्यूब ले लिया। ऐसा करने से क्या होगा, देखो यानी कि अगर मैं यहाँ पे वाई क्यूब देखूं तो यानी कि ये लिया, नीचे तो मैं यही रखूंगा, वाई क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर, क्या आएगी, वाई माइनस एम एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई क्यूब अगर तुम देखोगे तो आएगा एक्स क्यूब इंटू में 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, है ना। तो जरा एक बार रख के देखो यहाँ पे, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, ऊपर देखो क्या बनेगा, एक्स क्यूब और वाई क्यूब की जगह ये रख दो, एक्स क्यूब इंटू में 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन में y इज इक्वल टू माइनस, सॉरी x माइनस वाई, वाई हो जाएगा, माइनस का x और प्लस का एम एक्स क्यूब। देखो यहाँ पे x से x कैंसिल कर गया, यहाँ पे तुम्हारा x से x तो कैंसिल कर गया, और देखो x क्यूब भी ऊपर कॉमन आके कैंसिल हो गया, x क्यूब भी तुम्हारा क्या आ गया, ऊपर आके कॉमन आके कैंसिल हो गया। तो ऊपर जब कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस में 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर का होल क्यूब और अपॉन में m, ये बचेगा, एक्स क्यूब भी कॉमन आकर एक्स की वैल्यू जीरो रख सकते हैं ना, तो एक्स की वैल्यू जीरो रखो यहाँ पे, जब एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो 1 प्लस 1 माइनस जीरो का होल स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 बाई एम, ये कितना हो जाएगा, 2 बाई एम हो जाएगा, डिपेंड कर गया m पे। तो यानी कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। अब ये तुम्हारी एक्सट्रीम खराब किस सिचुएशन वाली सवाल हो जाएगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, समझे मेरी बात को, बोलो समझे कि नहीं समझे। एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं थोड़ा सा अलग, एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देख लो, क्लियर हो गई ये सारी की सारी कहानी, कब क्या करना है तुम्हें, कब क्या करना है कब क्या नहीं करना। मेरे को उम्मीद है कि अब ये बात तुम्हें सारी की सारी अच्छे से समझ आ गई होगी। सर सर्कुलर पाथ से भी रिजेक्ट ना हो पाए तब क्या करना है, वही मैं कह रहा हूं, तब फिर तुम्हारे ऊपर है। अगर सर्कुलर पाथ एक लिमिट निकाल के दे रहा है, सर्कुलर पाथ से रिजेक्ट नहीं हुआ, सर्कुलर पाथ से जैसे जीरो वैल्यू आ गई, तो अब 95% केसेस में वो काम कर जाएगा। अब वो तुम्हारे पास है, अगर तुम चांस लेना चाहो तो सर्कुलर पाथ वाले को टिक मार देना, एक्सट्रीम कंडीशन में ही वो गलत होगा। कोई सर्कुलर पाथ वाले को अगर तुमने टिक कर दिया, सर्कुलर पाथ से जो लिमिट निकली उसको टिक कर दिया, तो ऑलमोस्ट तो वो सही रहेगा, ठीक है। अब अगर वो जैसे ये इकलौता कोई एक आधा ऐसा सवाल होगा जिसमें गड़बड़ हो जाएगी बात, तो फिर हम उसमें कुछ नहीं कह सकते, इतना तो अब ये है, तो मैं तुम्हारे सामने सीधा रख रहा हूँ ताकि जब तुम मारो तो अपना सोच समझ के मारो। और मैं तो कहूंगा कि मारने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, मारने में कोई बुराई नहीं है, कि अगर 4 में से 1/4 नंबर कट भी जाए, एक में से अगर 0.25 नंबर कट रहा है और 95% किसी चीज के लिए श्योर हो तो मार दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा अगर हमें कंपटीशन को क्लियर करना है ना, रिस्क के बिना काम चलेगा नहीं, पर कैलकुलेटेड रिस्क लेना समझदारी। अब जैसे हमें पता है कि इसके अंदर कोई किस्मत ही खराब हुई तो ही होगा, तो फिर किस्मत पे छोड़ के मार देना, ठीक है, नहीं हो तो फिर बात अलग है, ठीक है। सर फॉर्मूला ओपन करके भी कर सकते, फॉर्मूला ओपन मतलब सिमरन, देखो जैसे कि अब ये वाला सवाल है, अब ये तो तुम मेरे को लगता है कर दोगे, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। जैसे कि ये सवाल है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इंटू में साइन 1/x इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये तो तुम बता ही दोगे, बताओ इसके बारे में बताओ कि लिमिट
एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एफ एक्स वाई, ये लिमिट कितनी आएगी ये तो तुम्हें बता देना चाहिए, थोड़ा सा अलग है पर कुछ नहीं है इसके अंदर। बोलो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला पुट करके, हाँ अगर वो हो रहा है तो कर सकते हो सिमरन, अगर उससे रिजेक्ट हो रहा है तो ठीक है। सिमरन कह रही है कि अगर एक्स क्यूब वाई क्यूब का फॉर्मूला पुट करके अगर वो जीरो बन जाए तो क्या कर सकते हैं, हाँ तो अगर उससे रिजेक्ट हो रहा है तो करो, बिल्कुल करो सिमरन, बढ़िया है। अब ये मैं तुम्हें ना बीएससी की बुक से एक शीट भेज रहा हूँ, ठीक है, बीएससी की बुक से मैंने एक शीट भेजी है। अब ये शीट को तुम्हें ऑब्जेक्टिव की तरह करना है, ठीक है, शीट को तुम्हें किसकी तरह करना है, ऑब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्टिव की तरह। इसको ऑब्जेक्टिव की तरह करना, ठीक है, ये कर लोगे तो हो जाएंगे, इसमें काफी सवाल है। ठीक है, ये एक शीट तो भेज दिया। क्या ये एग्जिस्ट करेगा, कुछ कह रहे हैं वन आएगी, कुछ कह रहे हैं डज नॉट एग्जिस्ट, आराध्या कह रही है डज नॉट एग्जिस्ट। अरे यार ये लिमिट तो मैंने तुम्हें बताई हुई है, देखो अगर लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 होगा, वाई इंटू में साइन 1/x। अब देखो मैंने तुम्हें एक बार पहले ही बताई थी ये लिमिट, अगर वाई जीरो को अप्रोच कर रहा है तो वाई तो जीरो बनेगा, और ये क्या बनेगा साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी क्या होगा, एनी नंबर होगा बिटवीन -1 एंड 1, -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, पर -1 से 1 के बीच का कोई ना कोई नंबर आएगा, और जब इस नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कराओगे तो जीरो ही आंसर आएगा, है ना, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। तो ये तुम्हारा क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, समझे या नहीं समझे, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब अगर मैं पूछूं क्या ये फंक्शन ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूस है, अब लिमिट एग्जिस्ट कर ली तो कॉन्टिन्यूटी में कुछ करना थोड़ी ना होता है, कॉन्टिन्यूटी में हमें क्या करना होता है, कॉन्टिन्यूटी में यही तो देखना है कि लिमिट की वैल्यू क्या फंक्शन वैल्यू के बराबर है, तो लिमिटिंग वैल्यू जीरो आई, फंक्शन वैल्यू भी जीरो आई, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा, समझ रहे हो बात को, तो कॉन्टिन्यूटी तो चेक करना कुछ बचा नहीं, अगर फंक्शन वैल्यू और उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू सेम आ रही है तो फिर हम कह देंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, नहीं तो डिसकॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूटी के लिए मैं वो अलग से कुछ चीज़ मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, क्या ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई, बताओ। हम्म, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स देखने का। कोई नहीं राध्या, बात तो काम करेगा नहीं ना वहाँ पे। पार्शियल फ्रैक्शंस देखो क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव्स देखो क्या होते हैं फ्रैक्शंस, ठीक है, क्या कहता है कि अगर तुम्हें एक फंक्शन दिया हुआ है z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, एक अगर दो वेरिएबल का फंक्शन है ना, या दो से ज्यादा का भी है, 2 3 4 5 का है, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये होता है डेल z ओवर डेल x, इसको क्या बोला जाएगा, डेल z ओवर डेल x, यानी कि इसको अगर शॉर्ट में रिप्रेजेंट करें तो z के नीचे हम ऐसा स्मॉल x लगा देते हैं, यानी कि तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट f ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, y को कांस्टेंट मान के और x का डेरिवेटिव कर दो, बाकी फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो। एकदम सिमिलरली अगर डेल z ओवर डेल y निकालना है, यानी कि जेड वाई, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है f को ट्रीटिंग x एज ए कांस्टेंट, ठीक है, अगर ऐसा कर दोगे तो तुम्हें पार्शियल डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलूं, इनकी डेफिनेशन भी समझेंगे हम अभी, मैथमेटिकल डेफिनेशन भी समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, सॉरी, देखो क्या कहना चाह रहा है, जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर वाई प्लस में 2xy प्लस का 5 ये है ना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि f का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा, यानी कि fx कैलकुलेट करा रहा हूँ, f का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, तुम्हें क्या करना है, y को कांस्टेंट ट्रीट करके x का डेरिवेटिव कर देना है, तो y को कांस्टेंट मान लो और x का डेरिवेटिव करते जाओ, यहाँ पे y कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, फिर 2xy हो जाएगा, यहाँ पे y को कांस्टेंट मानो और x का डेरिवेटिव कर दो, x का 1 हो जाएगा, फिर प्लस का 2y हो जाएगा, और 5 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर डेल f ओवर डेल y निकालोगे, यानी कि एफ वाई अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आएगा, यहाँ पे अब तुम x को कांस्टेंट ट्रीट कर लो और फिर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 2x, ये तुम्हारे x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए, है ना, ये क्या आ गए पार्शियल डेरिवेटिव। अब पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, देखो
हमने जब डिफरेंशिएशन सिंपल पढ़ा था तो एक्स का फंक्शन का डेरिवेटिव करने का मतलब क्या था, हम कहते हैं कि एक्स में थोड़ा सा चेंज करके देखो क्या फंक्शन पे उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, तो ये जो लिमिट बनती है ये क्या हो जाती है तुम्हारी फंक्शन का पार्शियल फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है एक्स के रिस्पेक्ट में। ये हमने सिंगल डेरिवेटिव के केस में देखी थी बात। अब अगर हमारा फंक्शन दो वेरिएबल का है और तुम क्या देख रहे हो, डेल एफ ओवर डेल एक्स देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि तुम अगर फंक्शन के अंदर एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं तो मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ वाई का चेंज करने से सिर्फ सॉरी या फिर सिर्फ और सिर्फ एक्स का चेंज करने से फंक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है ये देखना चाह रहे हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ वाई में चेंज करने से फंक्शन में क्या चेंज पड़ रहा है ये देखना चाह रहे हैं। यानी कि हम क्या देखना चाह रहे हैं कि फंक्शन एफ एक्स वाई है, तो तुमने अगर एक्स के अंदर थोड़ा सा चेंज किया, वाई में कोई कोई चेंज नहीं किया, एक्स के अंदर थोड़ा सा चेंज किया तो फंक्शन पे उस चीज का क्या असर पड़ा तुम बस ये देखना चाहते हो। और ये जो लिमिट कैलकुलेट होगी तुम्हारी इसको हम बोलेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। हम क्या देखना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन में कितना चेंज आया, वाई में हम देखना ही नहीं चाह रहे। सिमिलरली अगर तुम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो तुम ये देखना चाह रहे हो कि अगर मैंने सिर्फ वाई में चेंज किया, एक्स में कोई चेंज नहीं किया, तो वहां पे फिर हम क्या लिखेंगे कि भाई वाई में थोड़ा सा चेंज करके देख लो और फिर देखो कि फंक्शन में कितना चेंज आ रहा है, ये हम बोल देंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हो गया। समझ रहे हो बात को? तो ये ही वही डेफिनेशन है, कोई नई डेफिनेशन नहीं है। हमने जब ये सारा काम करके देखा तो हमने देखा कि ये डिफरेंशिएशन ऐसे ही काम कर रहा है, तो हमने फिर इसको सीधा समझ लिया। हमने क्या समझ लिया, इसको फिर सीधा समझ लिया कि भाई ठीक है जब ऐसे ही हो रहा है तो फिर वैसे कर लेंगे कि भाई जब वाई कांस्टेंट रेट हो रहा है, एक्स का सिंपल डेरिवेटिव हो रहा है तो ऐसे ही सही। समझ रहे हो? तो ये बात हो गई। अब इसी के अंदर हमने हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव भी करे, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है, मतलब सेकंड ऑर्डर पे गए तुम, है ना। जैसे कि मान लो तुमने डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल जेड था ना, हमने डेल जेड लिया था, डेल जेड ओवर डेल एक्स किया, तो हो सकता है तुम इसका एक बार और डेरिवेटिव करना चाह रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, पार्शियल। एच के प्लेस पे के लिख दीजिए, हाँ चलो के लिख लो, क्योंकि कई बुक्स वाले के लिख देते हैं, चलो के लिख लो ताकि तुम्हें थोड़ा सा बुक के अकॉर्डिंग हो जाए। बुक वाले के लिख देते तो यहाँ के लिख लो, ठीक है के लिख लो। तो अगर तुम z का x के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट कर चुके हो और तुम एक बार और करना चाह रहे हो तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे z x x ऐसे बोलेंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है कि तुम z का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर चुके हो और तुम इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना चाह रहे हो, z का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर चुके हो, अब तुम उसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना चाह रहे हो। इसको कैसे लिखोगे, डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल y डेल x। इसको कैसे लिखेंगे, z एक्स वाई ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले किस में किया, इसमें वाई में पहले किया कि एक्स में, तो जो आगे लिखा है वो पहले है फिर वाई के रिस्पेक्ट में किया, ठीक है। अगर तुम z का y के रिस्पेक्ट में कर चुके हो और फिर y के रिस्पेक्ट में ही करना चाह रहे हो तो हो जाएगा डेल स्क्वायर z ओवर डेल वाई स्क्वायर, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे z वाई वाई से, ठीक है। और लास्ट अगर तुम y वाले का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना चाहते हो, यानी कि डेल z ओवर डेल वाई तुमने कर लिया है और अब तुम क्या चाहते हो, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना चाहते हो, तो ये कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, z y बाद में और x पहले, ऐसे, ठीक है। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हो गए हायर ऑर्डर के। अब देखो क्या है कि यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि एफ एक्स एक्स निकालो, एफ एक्स एक्स यानी कि फंक्शन का दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा 2y और 2y का 0, तो ये 2y हो जाएगा। अगर मैं एफ वाई वाई पूछूं तुमसे या एफ एक्स वाई पूछूं, यानी कि x वाले का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो इसका y के में कर देंगे तो 2x और प्लस का 2 हो जाएगा, है ना। या फिर तुम क्या करना चाह रहे हो, एफ वाई वाई करना चाह रहे हो, एफ वाई 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 का एक बार फिर से वाई के रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी टर्म एक्स की है, ठीक है। और अगर एफ वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना चाह रहे हो तो वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में ये लिखा जाएगा, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2x + 2। जनरली ये दोनों चीजें सेम ही आते हैं, ठीक है। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हो गए, कर लोगे पार्शियल डेरिवेटिव्स, बताओ। अच्छा, इन पार्शियल डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है हायर ऑर्डर वालों का, यहाँ पे हम क्या देखना चाह रहे हैं, या यहाँ पे देखो इसमें हम क्या देखना चाह रहे हैं कि जो डेल z ओवर डेल x फंक्शन है, डेल z ओवर डेल x जो ये फंक्शन है, इसके अंदर अगर मैं y में चेंज करूं, सिर्फ इसके अंदर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज करूं, y में चेंज करूं, तो फिर फंक्शन में कितना चेंज आ रहा है ये देख रहा हूं। अब सोचो अगर डेल z ओवर डेल x है और इसके अंदर y है ही नहीं, अगर y इसके अंदर है ही नहीं तो फिर ये डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसीलिए वो हमारा एक डेरिवेटिव 0 आया था। तो पार्शियल डेरिवेटिव कर लोगे या नहीं कर लोगे, बताओ जल्दी बोलो। अब यहां से ना एक दो थ्योरम्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है सच में। जैसे एक थ्योरम तो आती है, थ्योरम से उनको हमें रिजल्ट की तरह यूज करना है। पहला क्या कहता है इफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शंस मेरे को उम्मीद है कि तुम्हें अच्छे से पता होंगे। होमोजीनियस फंक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं क्या पहले, होमोजीनियस फंक्शन हमने कभी डिस्कस किए हैं पास्ट में या नहीं किए, बताओ। होमोजीनियस फंक्शन अगर पता है करें हैं तो मैं करूंगा, नहीं तो होमोजीनियस फंक्शन ही बताने पड़ेंगे पहले तो, थ्योरम से पहले तो होमोजीनियस फंक्शन ही बताने पड़ेंगे, शायद मैंने बताया नहीं है। होमोजीनियस फंक्शंस देखो क्या होते हैं,
पहले होमोजेनियस फंक्शंस देखेंगे फिर उनका देखेंगे। होमोजेनियस फंक्शंस देखो क्या होते हैं। कहता है कि एक फंक्शन एफ एक्स वाई, ए फंक्शन एफ एक्स वाई, दो वेरिएबल की बात करें, ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजेनियस, इज सेड टू बी होमोजेनियस ऑफ ऑर्डर एन। होमोजेनियस फंक्शन का ऑर्डर भी होता है ऑफ ऑर्डर एन। नहीं बताया, मेरे को याद आ गया, नहीं बताया। वो डिफरेंशियल इक्वेशन में आते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमने की नहीं ना, मेरे दिमाग में ये था कि हमने कैलकुलस कंप्लीट कर लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन की नहीं है। ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजेनियस ऑफ ऑर्डर एन इफ एफ एक्स वाई, इफ एफ एक्स वाई को अगर तुमने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स की पावर एन इंटू में फाई ऑफ वाई बाई एक्स। एफ एक्स वाई को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स की पावर एन फाई ऑफ वाई बाई एक्स। अगर तुमने तुम्हारे होमोजीनियस फंक्शन को, अगर तुमने तुम्हारे एफ एक्स वाई फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है ना दो वेरिएबल का, वो होमोजीनियस फंक्शन है और उसका ऑर्डर क्या है, एन है। यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एक्स की कोई ऐसी पावर कॉमन निकाल दो उसके अंदर से, अगर x की एक ऐसी पावर कॉमन निकाल दी तुमने उसके अंदर से, उसके बाद में जो एक फंक्शन बचा वो पूरा का पूरा y बाई एक्स में दिख रहा है, वो पूरा का पूरा फंक्शन किस में दिख रहा है, y बाई एक्स में। जैसे कि मान लो मैं एक फंक्शन लिखूं, जैसे कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, मैंने x प्लस वाई लिख दिया, सिर्फ मैंने क्या लिख दिया, x प्लस वाई। देखो इसमें से हम क्या करें, क्या x की पावर कॉमन ले कि ये पूरा का पूरा फंक्शन y बाई एक्स की फॉर्म में दिखे। तो अगर मैं x की पावर 1 कॉमन ले लूं तो ये 1 प्लस वाई बाई एक्स बन जाएगा। तो देखो जो ये वाला फंक्शन है पूरा का पूरा, ये फाई ऑफ वाई बाई एक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या बन गया, ये एक वाई बाई एक्स का फंक्शन बन गया। इसके अंदर पूरा का पूरा वेरिएबल जो है वो क्या दिख रहा है, वाई बाई एक्स दिख रहा है और कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है। तो इसको, इस फंक्शन को, ये जो ये फंक्शन दिख रहा है ना, ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, इसका ऑर्डर 1 है। ये कितने ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है, 1 ऑर्डर का, है ना। जैसे कि मान लो मैंने एफ एक्स वाई लिख दिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस में वाई एक्स स्क्वायर, मान लो ये फंक्शन लिख दिया। क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है? तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से एक्स क्यूब को कॉमन निकाल लेंगे। अगर मैं इसके अंदर से एक्स क्यूब को कॉमन निकालूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स, सॉरी वाई बाई एक्स ही बनेगा, हाँ वाई बाई एक्स, और ये भी क्या बनेगा, ये तो सेम ही लिख दिया यार मैंने, वाई एक्स वाई स्क्वायर एक्स लिखो, तो ये बन गया वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये बन गया। तो अगर मैं देखूं इसको, मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। तो देखो अब क्या, ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा फंक्शन वाई बाई एक्स में ही बन गया, है ना। ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या बन गया, वाई बाई एक्स की फॉर्म में ही आ गया। आगे कि नहीं आ गया? तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, थर्ड ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। अच्छा, एक खास पहचान इनकी क्या होती है, होमोजीनियस फंक्शन जो होंगे ना उनकी हर टर्म की डिग्री सेम मिलेगी तुम्हें। होमोजीनियस फंक्शन के अंदर जो हर टर्म की डिग्री होगी वो सेम मिलेगी। जैसे इसकी 3 है, यहाँ पे देखो x की 2 है, y की 1 है, तो 2 प्लस 1 ये भी 3 है, यहाँ पे y की 2 और x की 1 ये भी 3 है ना। तो ये 3 ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है 1 डिग्री का, है ना। जिसमें सेम नहीं होगी उसके अंदर से तुम x की कोई भी पावर कॉमन निकाल भी नहीं पाओगे। जैसे कि मैंने एफ एक्स वाई लिख दिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्वायर वाई, क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है? अब ये फंक्शन में से तुम कोई भी x की पावर कॉमन नहीं ले सकते, जिसके बाद जो फंक्शन बचेगा वो पूरा का पूरा y बाई एक्स की फॉर्म में बचे, ऐसा कोई भी तुम्हारा नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या x की वैल्यू 3 है, यहाँ पे भी इनका प्रोडक्ट करोगे, सम करोगे तो ये भी 3 है, और यहाँ पे 1 प्लस 1 2 है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। तुम इसके अंदर से कॉमन लेना भी चाहोगे तो कोई ऐसा तुम्हें मिलेगा नहीं x, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, नॉन होमोजीनियस हो गया। ये क्या हो गया, नॉन होमोजीनियस हो गया। क्लियर, इज इट क्लियर? ये फंक्शन क्या हो गया, नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो इस तरह होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस फंक्शंस चेक करने हैं। अब वो जो थ्योरम्स है उनकी बात कर लेते हैं। थ्योरम देखो क्या कहती है, क्या कहता है कि इफ u इज ए होमोजीनियस फंक्शन, u इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y of order n, homogeneous function of order n in x and y, ठीक है, in x and y, then, तो फिर कहता है कि डेल u ओवर डेल x भी और डेल u ओवर डेल y भी, ये क्या मिलेगा तुम्हें, ये दोनों के दोनों आर, देन आर होमोजीनियस फंक्शंस, ये दोनों के दोनों होमोजीनियस फंक्शंस मिलेंगे ऑफ ऑर्डर n माइनस 1। इनका एक एक ऑर्डर कम हो जाएगा, ऑफ ऑर्डर n माइनस, इन दोनों का ही ऑर्डर कितना हो जाएगा, n माइनस 1 का हो जाएगा, समझ रहे हो। यानी कि अगर तुमने एक होमोजीनियस फंक्शन लिया, जैसे कि मान लो 2 डिग्री का लिया, तो उनका जब पार्शियल डेरिवेटिव करोगे एक एक बार, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक एक डिग्री कम का होमोजीनियस बन जाएगा। जैसे इसका तुम पार्शियल फ्रैक्शन करके देख लो, चाहे x के रिस्पेक्ट में, अगर तुम इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा, 3x स्क्वायर, और करोगे तो 2xy, और उसका करोगे तो y स्क्वायर, ये होगा। देखो ये 2 डिग्री का है, ये 2 ऑर्डर का बन गया कि नहीं बन गया, वो जो फंक्शन था वो 3 का था। अब इसके अंदर से x स्क्वायर कॉमन लोगे तो 3 प्लस 2y बाई एक्स प्लस में y बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो हमें एग्जाम के अंदर सीधा करना है, वो हमें कोई होमोजीनियस फंक्शन दे देगा मान लो, है ना, तो पूछ लेगा कि इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव वो कितने ऑर्डर के होमोजीनियस होंगे, तो हमें 1 डिग्री कम कर देनी है, इतना ही काम है बस, ठीक है। सेकंड थ्योरम देखो, ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है,
है ना। क्या कहता है इसको, ऑयलर्स थ्योरम कहते हैं, ऑयलर्स थ्योरम फॉर ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शंस की ऑयलर्स थ्योरम है। क्या कहती है देखो, कहता है कि इफ u is a homogeneous function, if u is a homogeneous function of order n in x and y, if u is a homogeneous function of order n in x and y, then कहता है कि अगर x की मल्टीप्लीकेशन डेल यू ओवर डेल एक्स से करा दोगे प्लस y की मल्टीप्लीकेशन डेल यू ओवर डेल y से करा दोगे तो ये हमेशा तुम्हें एन यू मिलेगा, ये हमेशा तुम्हें क्या मिलेगा, एन यू, एन इंटू यू ये मिलेगा। ठीक है, जैसे कि देखो इसका सवाल कैसे आएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ u इज इक्वल टू, अगर u कह रहा है तुमसे क्या, tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, देन तुमसे क्या पूछ रहा है, u डेल u ओवर डेल एक्स, सॉरी x डेल u ओवर डेल एक्स प्लस y डेल u ओवर डेल वाई, ये किस, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, एक बार ट्राई करो, बस शायद यही सवाल होएगा आज तो। चलो आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बाकी ये सवाल करते हैं। सीट नहीं गई, पता नहीं क्या चक्कर है, टेलीग्राम पे एक बार भेजने से कुछ जाता ही नहीं है। अब गई, देखो देखो यहाँ पे u तो होमोजीनियस नहीं दिख रहा है, पर अगर मैं tan u की बात करूं तो tan u होमोजीनियस है कि नहीं है, देखो क्या हमारा tan u होमोजीनियस फंक्शन है, tan u की बात करो भाई, u इसने तो u में पूछा है, अभी मैं u की बात नहीं कर सकता, मैं tan u की बात करके देखना चाहता हूँ, क्या मैं tan u की बात कर सकता हूँ, एक्स क्यूब को कॉमन ले लो, 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल क्यूब बन जाएगा, और नीचे यहाँ से अगर मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस वाई बाई एक्स बन जाएगा, तो एक एक्स तो कट गया, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनेगा, तो क्या ये tan u जो है ये होमोजीनियस नहीं हो गया, tan u क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया, ऑफ ऑर्डर 2, ये दो ऑर्डर का होमोजीनियस हो गया, ऑफ ऑर्डर 2 ये दो ऑर्डर का होमोजीनियस हो गया, तो इस पे ऑयलर्स थ्योरम लग जाएगी, इस पे क्या लग जाएगी, ऑयलर्स थ्योरम। ऑयलर्स थ्योरम क्या कहती है, x इंटू में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो u के रिस्पेक्ट में, है ना, प्लस में y पार्शियल डेरिवेटिव कर दो y के रिस्पेक्ट में, और इज इक्वल टू में 2, n कितना है 2 है, और y मतलब u कितना है तुम्हारा tan u, है ना, ये कितना होगा tan u, यही बोल रहा है n u, तो हमारा u का काम कौन कर रहा है, tan u, ये एक तरीके से u है होमोजेनियस फंक्शन, तो tan u पे लग गई थ्योरम। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, tan u का कितना होगा, सीकेंट स्क्वायर u, है ना, tan u का क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर u, और इनटू में u का हो जाएगा डेल u ओवर डेल x, प्लस में इसका कितना होगा, सीकेंट स्क्वायर u y इंटू में डेल u ओवर डेल y, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा 2 tan u है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी, तो सीकेंट स्क्वायर u को उधर ले जाओ, x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 tan u अपॉन में सीकेंट स्क्वायर u, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करके देखो क्या बन रहा है, साइन यू अपॉन कोस यू, और अपॉन में 1 ओवर कोस स्क्वायर यू, यू से यू कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन यू कोस यू, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2 यू हो जाएगा, तो साइन 2 यू आंसर आएगा इसका, किसके इक्वल होगा, साइन 2 यू के। अब ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन में आएगा, अगर यूपी वाला कोई बच्चा हो तो प्रीवियस ईयर उठा के देखना, उसके एग्जाम में पक्का मिलेगा यूपी वाले के में। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मेरे को उम्मीद है आज तो हमने पूरी पढ़ाई की है, कल हम जल्दी चले गए थे तो आज हमने कर लिया। ठीक है, तो मैंने एक शीट तो भेज दी है और मैं नोट्स भेज रहा हूँ, और मैं प्रीवियस ईयर की शीट ढूंढ के भेज दूंगा, आज नहीं मिली तो मैं कल भेज दूंगा तुम्हें, पर भेज दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, मेरे को उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और कुछ 1.5 घंटा यहाँ पे लगाने का कुछ फायदा हुआ होगा, तभी मेरे पढ़ाने का कोई मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, फिर तो टाइम पास है। तो ऐसी उम्मीद के साथ अब मैं बाय बोलता हूँ, और मेरी तरफ से आप सभी को और आप सभी के परिवार वालों को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, है ना, ये दिवाली आप सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ लाए और एक सरकारी नौकरी भी लाए जिसकी तलाश सभी को है। जरूरी नहीं है कि सबकी दिवाली खुशहाल हो, जरूरी नहीं है कि दिवाली वाले दिन सब खुश हो, है ना, जरूरी नहीं है कि सबकी एक जैसी हो, कोई दुखी भी हो सकता है, किसी को कोई परेशानी भी हो सकती है, किसी के लिए कोई दुख भी हो सकता है, तो मैं ये प्रे करता हूँ कि वो दुख और वो समस्या जल्दी से तुम्हारी लाइफ से जाए, है ना, और दुख है खुश है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम पार्ट है, खुश रहोगे तो थोड़े दिन बाद खुशी भी खराब लगने लग जाएगी, दुखी रहोगे तो थोड़े दिन बाद दुख भी खराब लगने लग जाएगा, जब उस लेवल पे पहुंच जाओ इन दोनों में डिफरेंस ना लगे, मैं चाहूंगा वो लेवल जल्दी आ जाए। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, अगेन वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट, बाय, सी यू आफ्टर दिवाली।